वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 में कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस की जो भी समितियां थीं, कांग्रेस बनी कैसे, उसके बारे में डिटेलिंग हम लोग घटनाचक्र सीरीज में पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कांग्रेस की पहले तो स्थापना हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में फिर आगे देखेंगे कांग्रेस का कैसे कैसे अधिवेशन हुए। तो देखिएगा, एलन ऑन्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम कहा जाता है इनको, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, मतलब रिटायरमेंट आईसीएस अधिकारी थे, रिटायर्ड। ये शिमला में बस गए थे, ठीक है, रिटायर होने के बाद। और ये कहाँ के आईसीएस अधिकारी थे? तो ये इटावा के थे, उत्तर प्रदेश में इटावा पड़ता है, वहाँ के आईसीएस अधिकारी थे। और 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी। याद रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना पहले नहीं हो गई थी, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कौन था? एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, इसी का नाम आगे चल के कांग्रेस हो गया था। तो देखते हैं थोड़ा सा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। याद रखिए, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। कब? 1885 में की थी। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ वो 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। मतलब कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। बम्बई में भी कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। दरअसल हुआ ये था कि पहले ये मीटिंग हुई थी पुणे में, आज का पूना, सॉरी पूना जो है, वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी। तो पूना में ही स्थापना की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उस समय 1885 में वहाँ पे एक प्लेग बीमारी चली थी। इसकी वजह से ये बम्बई में शिफ्ट हो गए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो यहाँ पर ही स्थापना हो गई। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या सॉरी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। मतलब भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, उसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ। तो नाम किसने बदला? तो दादा भाई नौरोजी ने बदला। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने बदला। इनको ग्रांड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ठीक है। तो पहले जो अधिवेशन हुआ, इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कुल कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा की गई थी। ये याद रखना है कि जो पहला अधिवेशन था, देखिए स्थापना की थी एओ ह्यूम ने, लेकिन जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसके जो प्रथम महासचिव थे वो एओ ह्यूम थे। तो कई तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बनते हैं इससे। स्टेटमेंट वाइज कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, कि प्रथम महासचिव ये थे, अध्यक्षता इन्होंने की थी, स्थापना इन्होंने की थी। तो कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिएगा, स्थापना और महासचिव एओ ह्यूम, लेकिन अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी। उसके बाद देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तो देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से है? तो 1884 से 1888 है। उस समय कांग्रेस का ये कहकर मजाक उड़ाया था, मतलब किसने? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का ये कहकर मजाक उड़ाया कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, मतलब बहुत ही छोटे लोगों की और कम लोगों की संस्था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। ध्यान रखिएगा, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। 1906 से ही फूट पड़नी शुरू हुई थी कांग्रेस के अंदर, तो ये आगे वीडियो में बताएंगे। और 1893 में भी लाहौर अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने ही अध्यक्षता की थी। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने कब कब अध्यक्षता कर ली? 1886 में, 1893 में और 1906 में। याद रखना है, डेटें याद रखनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। मतलब कहने का कि जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के वो कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब। कब बने थे, तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बने थे। 1887 में तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में। वहां पे अध्यक्षता किसने की थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, और ये पहले मुस्लिम थे। ठीक है, संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता पद के लिए चुने गए। ठीक है, इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो मतलब कहने का कि 72 पहले में थे, अब 72 होते होते 607 हो गए, तो ये बढ़ ही रहते कुल मिला के। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो यूरोपीय अध्यक्ष चुना गया वो जॉर्ज यूले। कब चुना गया, तो 1888। कहने का अर्थ कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में चुना गया। कहाँ से, इलाहाबाद से। तो ध्यान रखिएगा, पहले व्योमेश चंद बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी, तीसरे बदरुद्दीन तैयब और चौथे जॉर्ज यूल। 4 तक रटे होने चाहिए बिल्कुल। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ध्यान दीजिएगा, लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी, मतलब कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली। तो इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका देखिए कई बार निकल चुकी है, कई समितियों ने निकाली है, तो इसके बारे में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो कांग्रेस की ही समिति है, और विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी समिति ने आगे चलकर इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को ही शेर पंजाब या पंजाब का सिंह कहते हैं। 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मतलब लाला लाजपत राय 1920 में अध्यक्ष बने थे। कौन से विशेष अधिवेशन, कौन सा विशेष अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा, 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, एक था नागपुर अधिवेशन और एक था कलकत्ता अधिवेशन। तो दोनों आपको रटे होने चाहिए। तो जो नागपुर अधिवेशन था वो कंटिन्यू चल रहा था, जैसे कि निरंतर चलता आ रहा था हर साल के तरीके। लेकिन जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ये एक विशेष अधिवेशन था, अलग से जोड़ा गया था उसमें। ठीक है, तो जो विशेष अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, और जो नागपुर अधिवेशन था, जो निरंतर चलने वाला अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता विजय राघवन ने की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, नागपुर और कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। तो इस अधिवेशन में जो विशेष अधिवेशन था, इसमें क्या हुआ था, असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। मतलब असहयोग आंदोलन जो चलने वाला था उसका जो प्रस्ताव है वो स्वीकार किया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थी, मतलब आयरलैंड की महिला थी। 1907 से 1933 तक थियोसोफियल सोसाइटी के प्रधान रहीं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। 1916 में होम रूल लीग का गठन किसने किया, एनी बेसेंट ने किया और बाल गंगाधर तिलक ने किया था, 2 लोगों ने किया था। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी कानपुर अधिवेशन में। लेकिन एनी बेसेंट पहली थी, 1917 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में बोल रहा हूँ, इसमें लिखी नहीं है चीजें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। कांग्रेस का पिता A.O. ह्यूम को कब कहा गया, तो 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में कहा गया, और यह अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, RN मुधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। मतलब 1916 में दोनों का अधिवेशन हुआ था एक साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी, मुस्लिम लीग का भी। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ।
जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब लखनऊ पैक्ट आपसे पूछे कब हुआ, तो 1916 में ही हुआ था। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को जिन्हें पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल कर दिया गया। मतलब जो उग्रवादी थे उनको जो है हटा दिया गया था कांग्रेस से, या खुद हट गए थे 1907 में। तो 1916 में क्या हुआ कि वो दोनों आपस में मिल गए और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ये नाम आपको याद रखना है। उसके बाद देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो ये नारा किसने दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक का नारा है। कब दिया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। ये नारा कई बार पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में भी आया है, यूपीपीसीएस में भी कई बार आया है, तो इसको आपको याद रखना है। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। तो वर्ष 1900 में लॉर्ड कर्जन ने कहा, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मतलब इनका ऐसा मत था कि कांग्रेस जो संस्था है ये अब समाप्त हो जाएगी। जैसी छोटी संस्थाएं बनकर तुरंत समाप्त हो जाती हैं, वैसे ये भी समाप्त हो जाएगी। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। मतलब 1900 से 1905-6 के करीब लॉर्ड कर्जन थे और इन्होंने सोचा था कि मेरे पद पर रहते ही ये कांग्रेस जो है समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो महात्मा गांधी का भी ये स्टेटमेंट था कि मतलब जब भारत आज़ाद हो जाए तो कांग्रेस को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, ये संस्था है इसको बंद कर दिया जाए। तो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं किसने क्या क्या कहा। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई के गवर्नर थे। यह अधिवेशन बम्बई 1915 में आयोजित किया गया था। मतलब कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जिसमें गवर्नर जनरल ने अध्यक्षता की थी, लॉर्ड वेलिंगटन ने 1915 में बम्बई अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। बेलगांव अधिवेशन हुआ था कब? 1924 में, और यही वो अधिवेशन था जहां पर महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी एक ही बार। सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। मतलब कहने का कि सरोजिनी नायडू जो है वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। लेकिन अगर पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो एनी बेसेंट बनी थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। वर्ष 1947 से 49 में ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल में 1936 में लखनऊ और दिसंबर में 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब कब अध्यक्षता की? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन, लाहौर षड्यंत्र जो काफ़ी प्रसिद्ध षड्यंत्र है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, और 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, और 1936 के फैजपुर अधिवेशन में। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, मैं यहाँ ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे अगर फैजपुर अधिवेशन में 1936 ना आए तो 1937 होगा, क्योंकि एक साल बाद ही प्रॉपर हुआ था। ठीक है। तो कांग्रेस का 51वां अधिवेशन फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। 1938 वाला काम संपन्न हुआ, हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। मतलब 1938 का जो हरिपुरा था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उसके बाद देखें, इस अधिवेशन में मतलब सुभाष चंद्र बोस ने जिसकी अध्यक्षता की थी, उस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया, किसका? राष्ट्रीय नियोजन समिति का। और 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद जे बी कृपलानी को कांग्रेस के
54वें अधिवेशन 1946 मेरठ का अध्यक्ष चुना गया। वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे थे। तो कभी कभार ये क्वेश्चन आता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी, याद रखिएगा, मेरठ अधिवेशन जेबी कृपलानी। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन 1948 जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने 1948 में की थी जयपुर अधिवेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। मतलब जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, सॉरी राष्ट्रीय गान है, तो राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो किसने लिखा था इसको? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, सबको पता होगा। ये सर्वप्रथम 1911 को गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, जब तृतीय दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था। इसमें लिखा नहीं है, मैं बता दूं, 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था, जब जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मैरी भारत आए थे, तब उनकी स्वागत के उपलक्ष्य में राष्ट्रगान गाया गया था। तो पहली बार 1911 में गाया गया और अपनाया कब? 24 जनवरी 1950 को। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। तो बाल गंगाधर तिलक का जो अंतिम अधिवेशन कौन सा था जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में था। ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना का एक पार्ट समाप्त होता है। जिस सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित थ्योरी है, इसको आपको अच्छे से रट लेना है, और अगर आप इतना ही रट लेते हो तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन, पास होने तक के क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अगले पार्ट में इसके आगे की थ्योरी कंप्लीट कराई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, वहाँ पे आप जाके पढ़ भी सकते हैं अगर आपने पहला पार्ट नहीं पढ़ा हो तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।